बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन को डिस्कस किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। आपको बताता चलूँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, आप जस्ट ये स्टेटमेंट लिखें और ये फार्मूला लिख दें, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, साथ में जी की वैल्यू लिख दें, आपका काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाएगा। अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर से मुकम्मल करना पड़ेगा। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या ताल्लुक है। इसको रोक तो ज़रा। तो अब दरमियान में कोई ना कोई बुलाने आ जाता है, क्या करें, चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है कि वो आपको मुखलिस दोस्त दे दिया करता है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे कर दिया करता है जो आपसे वाकई खुलूस के साथ मोहब्बत करते हैं। वो एक कोटेशन है ना, उसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि मुझे अपने गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो मेरे दुख के वक्त रोएं। अगर लफ्ज़ी तर्जमा करूं तो वो है कि मेरी मौत के वक्त, जब मैं मर रहा हूं, जब मैं परेशानी में हूं, तो वो रोएं। बल्कि मुझे अपने गिर्द, अपने साथ सिर्फ़ एक ऐसा इंसान चाहिए कि जब मैं मरने लगूं या मुझ पर मुसीबत आ जाए तो वो मेरे लिए मरने को तैयार हो जाए। तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मेहरबानी है, हमें एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोग मिले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाज़ देते हैं और वो हमारे लिए दौड़ते चले आते हैं। तो ये ख़ास अल्लाह ताला का हम पर एहसान और फ़ज़ल है। तो इसलिए आप देखते हैं कि बार बार कोई ना कोई फिर आ जाता है बुलाने के लिए या बात करने के लिए। खैर, वापस आते हैं अपनी बात की तरफ, वरना बात हमारी लंबी हो जाएगी और खावर थक जाएगा। प्यास लगी हुई थी इसे, तो मैंने इसे कहा कि जी हम इकट्ठे ही पानी पीते हैं फ़ारिग होकर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ लिया। कायनात का हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, और ये जो फोर्स है, एक तो ये बराबर है एक दूसरे के साथ। जितनी फोर्स एक लगा रहा है दूसरा भी उतनी फोर्स लगा रहा है। और दूसरी बात जो आ गई उनके प्रोडक्ट के हिसाब से कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से कि वो उनके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ को मैं ज़रा रिकॉल करता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ जब हमने पढ़ा था तो थर्ड लॉ की मुनासबत से हमने तीन बातें याद रखी थी। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। अब देखें, क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ ग्रेविटेशन लॉ पे लग रहा है? ग्रेविटेशन लॉ भी न्यूटन नहीं दिया, और वो तीसरा कानून जो था मोशन का वो भी न्यूटन नहीं दिया। यहाँ पर देखें, इस मैस 1 को, ये मैस 1 जो है इस मैस 2 को अपनी तरफ यूं खींचता है, और मैस 2 जो है वो मैस 1 को अपनी तरफ यूं खींचता है। जितनी फोर्स मैस 1 मैस 2 पे लगा रहा है उतनी फोर्स मैस 2 मैस 1 पे लगा रहा है। अगर मैस 1 जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन हो तो मैस 2 जो फोर्स लगा रहा होगा वो रिएक्शन होगा। ठीक है, न्यूटन्स की कौन कौन सी बातें थी? एक्शन, रिएक्शन, ऑपोजिट फोर्सेस थी और इक्वल फोर्सेस थी। अब देखें, ये तीनों शर्तें ग्रेविटेशन लॉ पे पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? अगर मैस 1 जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन हो तो मैस 2 की लगाई गई फोर्स क्या होगी? रिएक्शन होगी। पहली बात क्लियर हो गई हमारी। दूसरी, अगर मैस 1 इसे इधर को खींच रहा है तो मैस 2 किधर को खींचेगा? इधर को। दूसरी बात भी पूरी हो गई, ऑपोजिट हो गए। और तीसरी बात, जितनी फोर्स है मैस 1 इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उतनी फोर्स है मैस 2 भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो तीसरी बात भी हमारी। तो इस तरह से ये न्यूटन्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपस में लिंक्ड है। क्लियर होगी बात?
इसका छोटा सा एक पैराग्राफ है, उसमें उसने एक आध एग्जांपल दी हुई है। अगर पेपर में वो इसके बारे में पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, तो आपने उस पैराग्राफ को वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रेविटेशनल फील्ड। देखें, लेट्स सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ के गिर्द एक ख़ास एरिया जो है वो इसकी फील्ड कहलाएगा। अर्थ की क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। जिस तरह क्रिकेट मैच आप खेलते हैं तो जो पिच होती है, पिच के गिर्द ख़ास एरिया जो है वो फील्ड होती है, और उस फील्ड के अंदर तमाम फील्डर्स जो हैं या खिलाड़ी जो हैं वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। यहाँ पर ये अर्थ है और अर्थ के गिर्द ये एक ख़ास एरिया जो है उसकी फील्ड हमने तस्वर कर ली। इस एरिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। उस फील्ड के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगी। समझ आ गई? हम बड़े आसान लफ्ज़ों में वहाँ पे कहते हैं कि जी इस जगह पर ग्रेविटी जो है वो ख़त्म हो गई, अब ग्रेविटी नहीं है। आपने मूवीज़ में, ड्रामों में देखा होगा कि जो स्पेसशिप्स ऊपर जाती हैं खला में, तो उसके अंदर लोग जो हैं वो तैर रहे होते हैं। शारिब इंसान बन जाए, लोग जो हैं वो तैर रहे होते हैं स्पेसशिप्स के अंदर। क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, तो आदमी जो है वो वहाँ पर वेटलेस हो जाता है, उसको वेट नहीं मिलता। वेट किस वजह से था? ग्रेविटी की वजह, ज़मीन की खिंचाव की वजह से। ज़मीन का खिंचाव ही अगर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो फिर वेट भी नहीं होगा। ठीक है? एक मूवी है, मुझे अब नहीं, मुझे जॉन कार्टर, उसमें अगर आप देखें तो एक शख्स जो है वो किसी न किसी मैजिक के थ्रू वो अर्थ से मार्स पर चला जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर ग्रेविटी चूँकि बहुत कम होती है, तो हल्का सा जंप लगाता है तो उसका जंप इतना बुलंद होता है कि वो एक बिल्डिंग क्रॉस करते हैं। ठीक है? तो खैर वापस आते हैं। अब वो तमाम एरिया अर्थ के गिर्द, वो तमाम एरिया जिस एरिया में अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, फोर्स लगा रही होती है, अपनी तरफ खींच रही होती है, उस एरिया को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं उस एरिया को? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, ये जो अर्थ की फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की भी हो सकती है? अट्रैक्शन की फोर्स होती है अपनी तरफ खींचने की, और रिपल्शन की होती है अपने से दूर करने की। तो ये ग्रेविटेशन जो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्शन की होती है या रिपल्शन की भी हो सकती है? हाँ जी, रिपल्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। चलें अब तजम्मुल से या इनसे ही पूछ लेते हैं। मुझे बताएं, आप कभी छत पर चारपाई पे लेटे पड़े हो तो आपको ज़मीन ने टांग मारी और आप ऊपर चले गए हो? हुए? कभी हुआ ऐसा? बेड पर लेटे लेटे अचानक आपको फोर्स लगे और आप ऊपर की जा रहे हो, छत के साथ पंखे को चिपक जाएंगे। जी क्या हुआ है? ज़मीन ने रिपेल किया मुझे। कभी हुआ है? कभी भी नहीं हुआ, ना होगा। तो इसका मतलब ये है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्शन की होती है, रिपल्शन की नहीं होती। रिपल्शन की होती तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ज़मीन से दूर जाते दिखाई देते। ये क्या हुआ? जी ज़मीन ने धक्का दे दिया, ज़मीन ने रिपेल कर दिया। ठीक है? तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है? तो याद रखिएगा, जिस दिन आपको चारपाई से ऊपर भेज दिया जाए उसका मतलब है आज ज़मीन ने आपको रिपेल किया है। लेकिन ज़मीन पर इल्ज़ाम देने के बजाय आपने चारपाई के नीचे एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है। ठीक है ना? ये ना हो सुफियान जैसा शख्स जो है वो चारपाई के नीचे लेटा हो और नीचे से टांगे सीधी करके आपको मारे और आप ज़मीन पर इल्ज़ाम लगाते रहो कि आज रिपल्शन हो रही है। वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। क्लियर होगी बात? अब तो नहीं ज़मीन रिपेल करती, हमेशा अट्रैक्ट करती है। ठीक है? याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन की होगी, रिपल्शन की नहीं होगी। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स वो फोर्स है जो ज़मीन अपनी फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है, उसे फील्ड फोर्स कहते हैं। बाजू हटा लें, थक गया होगा वो बेचारा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ ज़मीन की फील्ड के अंदर अगर ये एक बॉडी है, यूनिट मैस है इसका, यूनिट मैस से मुराद मैं कहता हूँ 1 kg। इस 1 kg मैस पर जितनी फोर्स इस पॉइंट पर ज़मीन लगा रही होगी
वो इस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। और इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी? इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू वही होगी जो g की वैल्यू होती है स्मॉल g। इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ज़मीन की सरफेस पर इसकी वैल्यू होती है 10। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की भी ज़मीन की सतह पर वैल्यू क्या होगी? 10 नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये चूंकि एक्सेलरेशन है तो ये हमारे पास आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये फील्ड स्ट्रेंथ है तो ये मुझे अब याद नहीं है इसका यूनिट। आई थिंक दिखाएं बुक मुझे। जी ऐसे दे दें, ऐसे दे दें जी। इसका यूनिट है न्यूटन पर केजी। ठीक है, ये इसका यूनिट है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, लेकिन यूनिट दोनों के चेंज हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो आप उसकी जगह दूसरे का यूनिट और दूसरे की जगह पहले का यूनिट लगा दें तो आपका जवाब जो है वो गलत तस्वर कर लिया जाएगा। आज के लिए हमारा काम इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम मैथ्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। इंतहाई अहम टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तस्वर किया जाता है। आपके इस यूनिट में 2 या 3 लॉन्ग ही हैं, छोटा सा ये यूनिट है, तो कल का टॉपिक इंतहाई अहम है। तो इंशाल्लाह कल हम मैथ्स ऑफ अर्थ को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।